सागर बल्कि प्रदेश के गौरव सम्माननीय गोपाल भार्गव जी के लिए इस बात के लिए बजाएं कि उनकी काफी व्यस्तता है और शहर में भी उनके और कुछ कार्यक्रम हैं, पर हमने उनसे आग्रह किया कि आप सागर शहर में आए हैं और सागर शहर से जुड़े हुए मसले और सागर के विधायक के साथ संवाद को अगर श्रोता के तौर पर सुनने का समय वो निकालें तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। ये उनकी सरलता और उदारता है कि उन्होंने सहजता से इसकी स्वीकृति दी। मैं गोपाल जी आपका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस बात के लिए। और इस सत्र के अंतर्गत हम जो समझना चाहते हैं वो सागर शहर को समझना चाहते हैं। मुकेश नायक जी अभी हमारे साथ में थे, सागर को लेकर काफी परेशान थे, पार्टी के लिए भी इतने ही परेशान और सागर के लिए भी इतने परेशान तो बात बन जाएगी। सागर के लिए परेशान रहे और पार्टी के लिए परेशान नहीं रहे तो बात कैसे बनेगी, ये सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर हमारी कोशिश इस संवाद के माध्यम से ये होगी कि उन मुद्दों को पहचाने जो सागर को आने वाले समय में उस ऊंचाई पर ले जा सके जो अतीत में कभी सागर रहा। सागर को इस बात का श्रेय है कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय अगर कहीं है तो वो सागर में है। सागर को इस बात का श्रेय है कि ऐसा दानवीर या तो अकबर के दौर में महाराणा प्रताप के साथ में थे भामाशाह, उनके रूप में देखने को मिला जिन्होंने अपना सर्वस्व महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित कर दिया, या गौर साहब थे जिन्होंने जीवन में जो कुछ अर्जित किया था वो सागर वासियों और प्रदेशवासियों के लिए अर्पित कर दिया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हम गौर साहब की स्मृति में बजाएं जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए दी और वो विश्वविद्यालय कुल मिलाकर एक मिसाल बना है और उसकी उपलब्धियों ने ही केंद्र सरकार को आखिरकार बाध्य किया कि उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना पड़ा। बहरहाल हमारे साथ में जैन साहब आ गए। जैन साहब अगर आप माइक लेंगे तो हम संवाद शुरू करेंगे। माइक शुरू है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शैलेंद्र भाई आपसे तो सबसे पहले यही जानना है, आप प्रश्न पूछे उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी अपडेट करना चाहूंगा जी। डॉक्टर गौर साहब सागर के अकेले दानवीर नहीं हुए जी। कुछ शख्स ऐसे हुए, कुछ शख्सियत ऐसे हुई जिन्होंने दान तो बहुत कुछ किया, सर्वस्व किया, लेकिन शायद वो इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं बना पाए। उसमें एक थी हमारी यमुना ताई ठाकुर जिन्होंने बुंदेलखंड की पहली नारी शक्ति की शिक्षा के लिए महिला विद्यालय बनाया। तो मैं जरा बहुत क्षमा के साथ, नहीं क्षमा की क्या बात है, ये तो उपलब्धि की बात है कि सागर की धरती पर ऐसे त्यागवान लोग शख्सियतें रही हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं जिया बल्कि लोगों के लिए जीने के संदर्भ में मिसाल कायम की जो हम सबके लिए अनुकूल नहीं हो सकती है। एक बार जोरदार तालियां आपके संदर्भ। पर जैसे सब कहां से कहां पहुंच गए ना, और मुकेश नायक जी हमें बता रहे थे जनता ने अपने लिए जिताया, इन सब ने अपने लिए किया, अपने लिए किया, अपने लिए किया। इसके विषय में क्या कहेंगे? चलिए तो देखिए, ये जो इस तरह की परंपरा जिसका चर्चा सम्मानीय मुकेश जी कर रहे थे जी, इसके बीजारोपण में आप जाएंगे, इसकी जहां से इसकी शुरुआत हुई है जी, ये जो गाजर घास रूपी ये जो भ्रष्टाचार पनपा है, ये उन्हीं की देन है। और इसमें मैं सही बात बता रहा हूं जी, मैं इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का दल का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन अगर हम शुचिता और स्वच्छता की बात करेंगे तो तुलनात्मक रूप से हम पाते हैं, आज भी हम पाते हैं और जनता भी इस बात को निश्चित रूप से मानती होगी। नहीं तो सागर में आपने जैसे अभी कहा पिछले 30-35 साल से कभी कांग्रेस पार्टी जीतने का कोई ख्वाब भी नहीं देख पा रही है जी। और अनेक स्थानों पे आपने स्वयं और उन्हें भी स्वीकार किया, दिग्विजय सिंह जी भी आगे स्वीकार करके गए कि कोई नहीं मिलेगा तो मैं ही लड़ूंगा। तो जहां पे विश्वसनीयता की इतनी कमी हो गई है कि जनता के बीच में जाने में घबराहट हो रही है, लोग फेस नहीं कर पा रहे मुद्दों को लेके या जनता की बातों को लेके, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में विश्वसनीयता का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। पर आपके लिए कितना संकट रहता है? ये सागर जो इतना शक्ति संपन्न है तो बड़े दिक्कत होती है। सागर कौन सी जगह है भाई? सागर संभागीय मुख्यालय है। सागर कौन सी जगह है साहब? सागर जिला मुख्यालय है। सागर कौन सी जगह है सर? जहां पे केंद्रीय विश्वविद्यालय है। लेकिन जब सागर की ओर रुख करते हैं तो बीच में गड़ाकोटा पड़ता है,
तो ऐसा लगता है कि कहीं यही तो जिला मुख्यालय नहीं है। फिर खुरई पहुंचते हैं तो भ्रम में पड़ जाते हैं, ये तो जिला मुख्यालय नहीं है। आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है ये जो दाएं बाएं में इतनी प्रभावशाली स्थितियां हैं, या आपको एक विधायक के तौर पर काम करने के लिए कितना मन महसूसने के लिए बातें कर देती है? लेकिन हिमांशु जी देखिए ना, सागर कितना भाग्यशाली है। ये तय कर पाना आम आदमी के लिए, बाहर आदमी के लिए कितना कठिन है कि कहीं ये मुख्यालय है क्या, ये मुख्यालय मतलब डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, जिस तरीके से सागर जिले में हुआ है, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में शायद ही किसी जिले में इस तरह से विकास हुआ हो। नहीं, जिले के स्तर पर तो ठीक है, पर हम तो सागर शहर के विधायक से बात कर रहे हैं ना, तो सागर शहर को कितना इसको लेकर मन मारना पड़ता है, थोड़ा इस पे भी तो रोशनी दीजिए ना। देखिए, मुझे कभी भी अपने बड़े भाइयों से कोई समस्या नहीं हुई, वरना मैं सही बात बता रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब सागर के लोग हैं, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि सागर में पीडब्ल्यूडी विभाग से लगभग 15 करोड़ रुपए की सड़कों का आप एस्टिमेट दे दीजिए, तो सागर में चूंकि पीडब्ल्यूडी की सड़कें कुछ शेष बची नहीं, सारी सड़कें ट्रांसफर हो चुकी हैं नगरीय निकाय को, तो बड़ी मुश्किल और मशक्कत करनी पड़ी, तब जाके 4 सड़कें हमने दी, और ऐसे लगभग 16.5 करोड़ रुपए की सड़कें, वो सड़कें लोगों की जहन में कभी उन सड़कों के बारे में ख्याल भी नहीं आया कि ये सड़कें कभी मुख्य मार्ग से जुड़ सकती हैं, वो काम भी अभी यहाँ हो रहा है। आपने तो बड़ा मुझे असमंजस में डाल दिया भाई। पीडब्ल्यूडी विभाग किसके पास है? सागर जिले के मंत्री के पास। और जिनको ट्रांसफर हुई सड़कें, वो विभाग किसके पास है? नगरीय प्रशासन, वो भी सागर जिले के पास। पर मुख्यमंत्री जी को सड़कें बनवानी है सागर के संदर्भ में, तो उन्हें भरोसा गोपाल भार्गव जी पे हो रहा है, नगरीय प्रशासन मंत्री पे नहीं हो रहा। आपके संदर्भ में इसकी क्या कहानी है? अब ये मुझे, चूंकि मुख्यमंत्री जी के मन में क्या भाव है ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो स्पेसिकली पीडब्ल्यूडी की सड़कें उनने मांगी थी, क्योंकि मोस्टली सड़कें जो हैं नगरीय निकाय को ट्रांसफर हो गई हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अभी लगभग सारे नगरीय निकायों में, मैं समझता हूँ सागर अकेले नहीं, सारे मध्य प्रदेश भर के नगरीय निकायों में सड़कों के विकास के लिए अलग से बजट दिया है, और सागर भी उससे अछूता नहीं। मेरा तो सवाल था, वो आप उत्तर ना देना चाहे वो आपकी मर्जी है, पर सवाल तो सवाल ही होता है ना। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। जब सागर के संदर्भ में बात करते हैं, नाम है सागर, तो सागर से तो बोध ये आता है कि भाई यहाँ पे कोई प्यासा नहीं रहता होगा, पर सागर में लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं सब पानी के लिए बड़े परेशान रहते हैं। तो थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना सब। देखिए, वैसे दुनिया का कोई भी शहर जो है पूर्ण रूप से विकसित हो गया हो और सारी समस्याएं दूर हो गई हो, शायद नहीं होगा। हम अगर विकास की बात करते हैं तो विकास हमेशा तुलनात्मक विषय होता है जी। तुलनात्मक रूप से सागर में अब मुझे नहीं लगता कि 48 वार्डों में शायद ही कोई ऐसा वार्ड हो जहां पे पेयजल की कोई इस तरह की समस्या शेष रह गई हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है वहां तत्कालीन रूप से कहीं कोई स्थान विशेष पे कहीं किसी कारण से पानी की सप्लाई अगर नहीं हो पा रही है, वो एक कारण हो सकता है। वरना सागर में पहली बार हमने इतना बड़ा काम किया है 24/7 जी, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन पानी की सप्लाई करने का लक्ष्य जो है सागर की जनता से वादा किया था, उस वादा को हम पूरा करने वाले हैं। ये जरूर है, ये मैं स्वीकार करता हूं। आज आपके सामने मेरी जनता मेरे सामने बैठी है, इसकी एजेंसी जो है वो जरूर अच्छी नहीं मिल पाई। टाटा कंपनी जब सागर में काम करने आई तो वो हमें बहुत आशा थी कि टाटा कंपनी दुनिया की, हिंदुस्तान की तो 1 नंबर की कंपनी है, लेकिन अगर वो 1 नंबर की कंपनी ने अच्छे से काम नहीं किया, ये जरूर दिक्कत हुई है। इसलिए थोड़ी सी प्रसव पीड़ा सागर की जनता को झेलनी पड़ रही है, उसमें मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन हम वार्डों में, कुछ वार्ड मतलब लगभग 7 से 8 वार्ड ऐसे हैं जहां पे हम 24/7 पानी देने की व्यवस्था हमने कर ली है, और सागर बहुत जल्दी 1 वर्ष के अंदर पानी की दृष्टि से, पीने के पानी की दृष्टि से निश्चित रूप से नो प्रॉब्लम वाले जोन में आ जाएगा।
हमारी सीवर लाइन भी, आप हिंदुस्तान के किसी शहर में जाइए जहां सीवर लाइन डलती है, वहां पे ये सब अव्यवस्था होनी बड़ी लाजमी है। हमने 99-98% काम पूरा कर लिया है। अब वो मुकेश नाइक जी बता रहे थे, मैं उनको चाहूंगा कि वो थोड़ा सी अपनी जानकारी अपडेट कर लें। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हम उनके साथ रहने का मुझे सौभाग्य भी मिला है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो हर बार जीत के नहीं आ पाते हैं, पता नहीं क्या परेशानी है। मुझे तो सागर की जनता ने जो एक बार जिताया है तो फिर लगातार जिताती चली आ रही। तो मुझे लगता है कि सागर की जनता अगर हमारे काम से संतुष्ट है तो बाकी लोग अगर असंतुष्ट भी बने रहे, हिंदुस्तान के लोग या कहीं और के लोग, तो मुझे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा सवाल है इसके साथ जुड़ा हुआ, यूं तो विकास मुझे एक बार जिताया और जनता लगातार जिताती है। ये जनता इतना भरोसा कर लेती है, पार्टी आप पे भरोसा क्यों नहीं करती भाई? विधायक ही बना के रखती है, इसके आगे क्यों नहीं बढ़ाती? बात आपकी सही है, हर एक आदमी की अपेक्षा होती है, लेकिन आप जानते हैं कि 2008 में किस तरह से, किन परिस्थितियों में सरकार बनी। तो मेरा क्लेम करना, और हमारे यहाँ परंपरा अलग तरीके की है भारतीय जनता पार्टी में, जैसा कि मानी हमारे मुकेश नाइक जी बता रहे थे कि हम लोगों ने महाराजा साहब को भी भाई साहब बना दिया जी। तो है कोई बात जो भारतीय जनता पार्टी में सामान हर व्यक्ति जो है एक ही तराजू में तौला जाएगा, उसमें राजा साहब और महाराजा साहब, ये परंपरा, सामंती शाही परंपरा उनके यहाँ चलती होगी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक ही परंपरा है, और वो परंपरा है कि इतिहास क्यों भूल जाते हैं शरद भाई जी? क्यों आप जो है इतनी जल्दी भूल जाते हैं? जिनके महाराज को भाई साहब कहने का मुकेश नायक जी कह रहे हैं, उनकी दादी को राजमाता साहब कहते हुए आप लोगों के मुंह ना तके, भूल गए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजमाता साहब चूंकि वो एक इस आयु की महिला थी कि उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक वो था। लेकिन अपने से आधी आयु के व्यक्ति को सामने व्यक्ति साथ बैठने की हिम्मत ना जुटा पाए, ये परंपरा कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकती। थोड़ा आपकी जानकारी का और इजाफा करता हूं। माननीय शैलेंद्र साहब, जो राजमाता साहिब थी ना, जिनका पूरा नाम था सम्माननीय विजया राजे सिंधिया जी, वो जब जनसंघ का हिस्सा बनी थी ना, उनकी उम्र वही थी जो अभी भाई साहब की है, आपकी जानकारी के लिए रही होगी। पर हम इस चर्चा को थोड़ा दूसरी मोड़ पर लेके जाते हैं। आपने बताया प्रसव पीड़ा से गुजर रहा है, एक नाम है बीएमसी, फुल फॉर्म में लोग बोलते हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, पर सागर वालों से बात करते हैं ना तो बोलते हैं बीमारू मेडिकल कॉलेज। कुछ कहेंगे शलित भाई? जरूर। ये वही मेडिकल कॉलेज है, बीएमसी, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज। जब कोविड काल में किसी भी अस्पताल में किसी भी व्यक्ति को एक पलंग नहीं मिल पा रहा था, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ने किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सागर का हो, सागर जिले का हो, संभाग का हो, उत्तर प्रदेश जो हमारे मध्य प्रदेश से लगा, किसी व्यक्ति को एडमिट करने से मना नहीं किया। ये मैं समझता हूं इससे बड़ी क्रेडिटेबिलिटी हो नहीं सकती। सागर का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज हमारे 100 बिस्तर का 100 स्टूडेंट्स की हमारी कैपेसिटी थी, उसको उठा के हम लोगों ने 250 सीट पे ले आए। मैं समझता हूं पीजी के लिए एक भी विषय नहीं बचा होगा जिसमें हमने पीजी की मान्यता न ले ली हो। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज बहुत बेहतर स्थिति में आ गया है, और 38 वर्ष के बाद एक मेडिकल कॉलेज जब सरकार ने बनाया तो उसके संचालन संबंधी समस्याएं आना स्वाभाविक है। लेकिन तुलनात्मक रूप से जितने नए मेडिकल कॉलेज, जी आप चले दीजिए, थोड़ी देर में करते। जी जी सर, हमने हिम्मत तो जुटाई मेडिकल कॉलेज रन करने की। नए मेडिकल कॉलेज आपने 40 सालों में एक मेडिकल कॉलेज नहीं दिया, हमने 15 वर्षों में इतने सारे मेडिकल कॉलेज दे दिए।
अभी सवाल पे रहते हैं ना शैलेंद्र भाई, हाँ, आप इतना बिल्कुल। नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भाई हम तो आपके जुड़े हुए मुद्दों पर बात कर, हमने जानना चाहा कि भाई आपने कहा कोविड काल में हमने हर एक को बिस्तर दिया। भाई बिस्तर नहीं, आदमी को इलाज चाहिए। क्या शैलेंद्र जैन साहब यहाँ पे ये बताने के लिए तैयार है, दावा करेंगे कि अब सागर जिले के अंदर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो ये जो बीएमसी है ये कहीं और के लिए रेफर नहीं करता है, अब सबका इलाज यहां हो जाता है। अब भोपाल के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, अब दिल्ली नहीं जाना पड़ता भाई, मुंबई की ओर देखना नहीं पड़ता। मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन सुपर स्पेशलिटी के कुछ काम अभी बाकी हैं। कार्डियोलॉजी का विषय जो है बहुत जल्दी हमारी ये कमी दूर होने वाली है। मैं जनता आपके माध्यम से हिमांशु भाई सागर की जनता को और बुंदेलखंड की जनता को बताना चाहता हूं, हमारी कैथ लैब का मामला जो है वो सैंक्शन हो गया है। कैथ लैब बहुत जल्दी हमारे सागर में लग जाएगी, तो आपकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब हमारा मेडिकल कॉलेज बना था, सम्मानीय भार्गव जी वरिष्ठ सदस्य कैबिनेट के रहे हैं, उस समय मैं समझता हूं 150 से 250 करोड़ रुपए कुल खर्च आया था जी। अभी हम लोगों ने अभी लगभग 2 साल के अंदर 300 करोड़ रुपए उसमें नया डालने की व्यवस्था बना ली है। जो ओरिजिनल उसकी जब वो बनाया था तब 150 करोड़ लगे थे, अब 300 करोड़ रुपए नए हम उसमें लगा रहे हैं, जिसमें हमारे पीजी के कोर्सेज भी शुरू होंगे। उसमें हमारी 100 सीट से 250 सीट जाएंगी। कहने का आशय ये है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में चूंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा है, संभाग भर के लोग आते हैं, तो दिक्कत होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज नहीं होता तो कोविड काल में सागर के और बुंदेलखंड लोगों का क्या हाल होता? तो मैं कम से कम इस बात के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में बड़ी घोषणा शैलेंद्र जी कर रहे हैं कि कैथ लैब जरूर जल्दी शुरू होने वाली है। पर एक सवाल और इस पर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। भाई आप पैसे ही दिलाओगे या पैसे आ रहे हैं इस पर खुशी मनाओगे या डॉक्टर भी उपलब्ध कराओगे? आप देखिए जितनी डेफिशिएंसी ये जो हमारी पीजी मिल रही हैं जी, ये पीजी ऐसी थोड़ी ना मिल रही जी। हैं। अगर हमने अपनी डेफिशिएंसी नहीं हटा दी होती और डेफिशिएंसी को टॉलरेट लेवल तक नहीं लाए होते, आज हमने मेडिसिन में ले ली, आज सर्जरी में, किसी भी विभाग में पीजी नहीं हो ऐसा है ही नहीं। और बगैर पीजी के कोई भी मेडिकल कॉलेज अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। हमने 100% पीजी ले ली है, तो अब ये मान लीजिए कि अब हमारा मेडिकल कॉलेज सही मायने में अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। और ये मैं वादा करता हूं सागर की जनता से कि जो सुपर स्पेशलिटी संबंधी कुछ और विषय हैं उन विषयों पे बहुत तेजी से हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी सागर में न्यूरो और कार्डियोलॉजी की हम व्यवस्था सागर वासियों को, बुंदेलखंड वासियों को देने वाले हैं। अच्छा एक सवाल ये बताइए, जब आप भी ये बता रहे हैं हम इतना काम कर रहे हैं, आपके बाकी नेता भी बताते हैं हम इतना काम कर रहे हैं, तो फिर विरोधियों को चुन चुन क्यों डाल रहे हैं? जी? फिर विरोधियों को चुन चुनकर सागर जिले में जेल क्यों डाल रहे हैं? कांग्रेस बता रही है बहुत अत्याचार अगर कहीं हो रहा है पूरे प्रदेश में तो केवल सागर में हो रहा है। जब काम इतना ठीक है तो प्रताड़ना के इतने गंभीर आरोप पूरे प्रदेश में सागर के हिस्से में क्यों आ रहे हैं? मुझे सागर के विषय में मुझे जी, सागर के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। सागर की जनता से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि अमन और चैन की बयार अगर कहीं मध्य प्रदेश में बह रही है तो वो सागर है या नहीं है। ये जवाब मैं नहीं दूंगा, ये जवाब सागर की मतलब आपका जनता। कहने का आशय है कि सारे कांग्रेसी जेल में इसलिए अमन और चैन की बयार बह रही है? कम से कम मैं किसी के जेल में जाने का सबब नहीं बना, इतना मेरा परमपिता परमेश्वर जानता है। मेरी राजनीति कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं रही। बहरहाल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी मेडिकल कॉलेज पे बात हुई, एक बड़ी उपलब्धि सागर वासियों ने महसूस की थी जब गौरव विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। अब लोग इसी बात में परेशान हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा हो गया और सागर जिले के बच्चों का एडमिशन बंद हो गया। अधिकांश कोर्सेज में जो है
अन्य जगहों से बच्चे आ रहे हैं, उनके एडमिशन मिल रहे हैं, कट ऑफ इतना ऊपर जा रहा है कि सागर के बच्चे देखते ही रह जा रहे हैं। इस समस्या के विषय में कुछ नजरिया है? मैं आपकी बात से सहमत हूं जी। और मैं उस समय जो भी निर्णय लिया गया वो निर्णय सागर की जनता को, सागर के भविष्य को, डॉक्टर गौर साहब की जो मूल भावना थी उसको ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया। और वो मैं आज कम से कम इतना कहूंगा कि वो उस समय तत्कालीन जिन लोगों ने निर्णय किया वो निर्णय सही नहीं था। सागर की हमारे विद्यार्थी जो हैं बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहे हैं और हमें उस पर पुनर्विचार भी करने की आवश्यकता पड़ी तो हमें करना चाहिए। जब आप नतीजे पे पहुंच गए ये ठीक नहीं हुआ तो आपसे सवाल इस बात का है कि वो बन गया, एक नया विश्वविद्यालय बनाने के संदर्भ में अभी तक पहल नहीं कर पाए। जिस जिले में गोपाल भार्गव जी हैं, जिस जिले में गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, जिस जिले में भूपेंद्र सिंह जी हैं और जिस जिले में शैलेंद्र जैन जी भी हैं, एक विश्वविद्यालय, पूरी सरकार बैठी है फिर भी। विश्वविद्यालय जी सागर में बनना चाहिए जी, ये निश्चित रूप से हमारी हमेशा से मांग रही है। और मैंने तो ये भी मांगा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे विधानसभा के अंदर कम से कम। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक बेहतर संवाद चल रहा है, पूरा प्रदेश इस संवाद को देख रहा है। आप अपने आपके नेताजी बैठेंगे ना तब बात करेंगे। जी जी तो जी सागर में अभी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने 2 नए कॉलेजेस बिल्डिंग सागर में स्वीकृत करा ली है और सागर में एडमिशन के लिए उनमें 25% का जो हमारी सीलिंग थी कि हम 25% या 20% से ज्यादा एडमिशन नहीं ले सकते, तो अब हमें, मुझे लगता है कि चाहे हमारा आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज हो चाहे हमारे गर्ल्स डिग्री कॉलेज हो, दोनों को मिला लिया जाए तो 2-4 जो यूनिवर्सिटीज के बराबर की ये हमारी स्ट्रेंथ हमारे इन कॉलेजेस में है। अभी मुद्दे पे रहते हैं ना, आपने स्वयं कहा कि बनना चाहिए, मेरी मांग है, तो इस मांग को क्या बाकी इस जिले के विधायकों का समर्थन नहीं है? और आपकी भोपाल में सुनवाई क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैं प्रति प्रश्न करना चाहता हूं अपने बंधुओं से। जी 15-16 साल गलती से इन्हें भी मौका मिला, हालांकि मतों के प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी को मत इनसे ज्यादा मिले थे और बहुमत इन्हें नहीं मिला था। अगर ये कहें कि हम बहुमत मिला था, इन्हें बहुमत नहीं मिला था। हाँ, इनने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली थी जो हमने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई थी। 15 माह में, 16 माह में कमलनाथ जी ने सागर को अगर 1 पैसे की सौगात दी हो तो ये हमें बता दें। और स्टेट यूनिवर्सिटी का मसला हम लोगों ने उस समय, भार्गव जी मेरे सामने हैं, नेता प्रतिपक्ष के नाते हम लोगों ने ये विषय उनके समक्ष रखा, तब उन्होंने इस बात को कहा था कि हम जरूर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन 16 महीने में उसकी घोषणा नहीं कर पाए। सागर भी आए, 1 पैसे का उन्होंने घोषणा नहीं। अब क्या मूल्य, मेरा तो सवाल है, से बात कर रहे हैं। एक बात बताइए शैलेंद्र भाई, 16 महीने में कमलनाथ जी घोषणा नहीं कर पाए और 32 महीने में शिवराज सिंह चौहान जी। आपने वजह फरमाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमारे यहां बजट का आकार तो एक निश्चित सीमा तक का है। अब हम राज्य की बात गोपाल भार्गव जी से जब करेंगे ना बात, तब पूछ लेंगे, जब पूछ लीजिए। पर हम अब आखिरी दौर की बातचीत पे आते हैं। क्या देखते हैं इस चुनाव के संदर्भ में? शिवराज सिंह चौहान, नायक साहब बता रहे थे लायबिलिटी हो रहे हैं, हमारे साथ बातचीत में है कि पार्टी विचार करती है इनके रहने में फायदा है कि ना रहने में फायदा है। और शैलेंद्र जैन जी तो नतीजे में पहुंचे होंगे अपने मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में। शिवराज सिंह चौहान इस चुनाव के लिए क्या है? देखिए, शिवराज सिंह जी आज मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जन नेता हैं, जन नायक हैं, इसमें कोई शंका नहीं। उनके बराबर का कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी में, अन्य दल में दिखाई भी नहीं देता है। आज अगर हम
शिवराज सिंह जी के समक्ष किसी भी इनके पार्टी के नेता को रखते हैं तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी के आगे कोई नेता कहीं कोई। आपने किसको निपटाया, कांग्रेस को निपटाया या भाजपा के उन तमाम चेहरों को निपटाया जो उम्मीद रखते हैं शिवराज जी की जगह हम हो सकते हैं? मैं एक बहुत छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सागर की जनता ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे विधायक के नाते काम करने का मौका मिला, मैं कर रहा हूं। और सागर की जनता जानती है ये कितना ही चिल्ला चोट कर लें, सागर की जनता के साथ मेरा हार्ट टू हार्ट दिल से नाता है, दल के साथ नहीं दिल से नाता है। तो मुझे कहीं कोई खौफ कोई वो लगता नहीं है जी। ये आप अपनी बात पूरी करें। मैं आपने प्रश्न नहीं किया लेकिन एक बात का जवाब मैं स्वयं अपनी तरफ से देना चाहता हूं, वो है सागर का तालाब। मैं आज आपके मंच से आपके सामने शपथ पूर्वक कहना चाहता हूं, और मेरी बात अगर गलत निकल जाएगी मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं उस तरह के परिवार से नहीं आता हूं। ये जो तालाब है, ये तालाब से हम लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस तालाब के संबंध में इन लोगों ने शिकायत दर्ज की, उसकी जांच करवाई, जांच एजेंसी बाहर से बुलाई गई, इतनी मोटी जांच करके और 1.5 महीने बाद वो जांच आ गई। यहां बैठे हुए हमारे पत्रकार मित्र सब जानते हैं, किसी भी कांग्रेसी ने उस पूरी जांच रिपोर्ट को पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। उसमें बहुत क्लियर करके सारी चीजें अब बोल रहे हैं। नायक जी को तो मैं बहुत बुद्धिमान मानता हूं, आपने कम क्यों खोदा? हमारे कंसल्टेंट ने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दी थी कि 0.9 मीटर यानी कि अराउंड 3 फीट, उससे ज्यादा आप डीसिल्टिंग, आप सुन लीजिए, उससे ज्यादा आप डीसिल्टिंग नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा डीसिल्टिंग करेंगे तो ये तालाब अगर दोबारा नहीं भरे, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। और हम लोगों ने 0.9 मीटर, तीन मतलब 1 मीटर भी उन्होंने अलाउ नहीं किया। आप डीपीआर नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो फिर स्थिति यही होगी। सागर के तालाब की डीसिल्टिंग जहां संभव थी वहां पूरी हुई, लेकिन जहां पे तालाब सूखा ही नहीं वहां पे हमने मशीनें लगवाई। इनके व्यक्तियों को आपने तालाब को भरवा के सड़क बनवा दी, इसके संदर्भ में भी कोई डीपीआर बनी थी क्या? नहीं, सड़क जो बनी है वो आपकी एलिवेटेड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर सागर की आवश्यकता थी, ये नहीं बना पाए, इसलिए ये उसका दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं, वो एलिवेटेड कॉरिडोर बन जाने से सागर के जो यातायात व्यवस्था है वो निश्चित रूप से ठीक होगी। हमने इन्हें मुद्दा विहीन कर दिया। इस बार इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ट्रांसपोर्ट नगर हम लोगों ने बना दिया, गायों की शिफ्टिंग, डेयरी विस्थापन हम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। सागर में मैं समझता हूं मुद्दा विहीन हो गए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। तो मुद्दा विहीन हो गए हैं सागर में, ऐसा दावा है शैलेंद्र जैन जी का। 3 महीने बाद जब चुनाव होगा तो उसका नतीजा बताएगा कौन मुद्दा विहीन हुआ और कौन मत विहीन हुआ, इंतजार रहेगा। पर बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जैन जी, हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो दोस्तों, इस सत्र में इतना ही। तीसरा सत्र जो हमारा है वो गोपाल भार्गव जी के साथ शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि वो सत्र के लिए भी आप उसी धैर्य के साथ में यहां मौजूद रहेंगे जैसे इन 2 सत्र में आप रहे। धन्यवाद। आप अनुमति दें तो मैं अपने जो मित्र यहां वहां से चिल्ला चोट कर रहे हैं उनके लिए बता दें, उनके लिए कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पहले इस जमीन को अपने कदमों से तो नाप लो, पहले इस जमीन को अपने कदमों से तो नाप लो, फिर खुदा करेंगे फैसला कि ये शहर तेरे नाम हो। क्या बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त हमें देने के लिए। और जैसे हमारी परंपरा है एक स्मृति चिन्ह के जरिए इस कार्यक्रम को यादगार बनाने की, तो मैं अनुरोध करूंगी अपने साथियों को कि स्मृति चिन्ह के साथ शैलेंद्र जैन जी का सम्मान किया जाएगा।